चलिए, चलिए शुरू करते हैं 60 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू चल रहा है बायोलॉजी का। वो हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। 2 टाइम पे नरेन अकाडमी चैनल पे आता है, एक 8 बजे सुबह आता है, लेकिन 8 बजे सुबह कभी-कभी आते हैं। लेकिन रात को 10 बजे पर डे एक वीडियो आता ही आता है। देने जाएँ, सारा एग्ज़ाम में आपका आने की संभावना है। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो है केंद्र कहाँ स्थित है? मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल जो सेंटर होता है, वो कहाँ स्थित होता है? आना है तो हम बताएंगे मेडुला को टिक लगा दीजिएगा। किससे टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी मेडुला। और पूरा नाम क्या है? मेडुला ओवल ओवल गंटा या गेंटा, ओवल गेंटा बोला जाता है, याद रखिएगा। ओवल गेंटा बोल देंगे। दूसरा प्रश्न हम देखें। दूसरा प्रश्न है हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? इसमें हम डिटेल नहीं देंगे, इसका वन लाइनर बना चुके हैं हम, जो कि एनसीईआरटी के साथ संग्रह का है, बुक का है, उसी का एमसीक्यू बनाया गया है। बस इसमें 4 ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं और कुछ नहीं। तो अगर वन लाइनर देखें तो आपको ये आंसर आएगा और इसका हिंदी शब्द होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, ये आंसर आपका सही होगा कि हृदय की धड़कन की अगर गति बढ़ानी है ना, तो आपको सिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा और इसे ही हिंदी में दे देता है कभी-कभी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोल देता है। ठीक है? चलिए, तीसरा प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न है प्रेरक कौशल, जिसे मोटर स्किल बोलते हैं, मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो मोटर स्किल अगर पूछे कि हमारे ब्रेन से किस भाग से संबंध रखता है, अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएँगे ललाट भाग। तो ललाट भाग जो है, वो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन ललाट भाग होगा, तो उसका इंग्लिश में दे दिया है। ऑप्शन हिंदी में ना देके इंग्लिश में दे दिया है। तो क्या बताएँगे? फ्रंटल लोब बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ए फ्रंटल लोब। प्रश्न चौथा प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें सबसे बड़ा भाग कौन है? बताएँगे? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम लगाएँगे ऑप्शन नंबर बी। क्यों लगाएँगे ऑप्शन नंबर बी? तो ये जो है प्रमस्तिष्क है। देखिए 2 मस्तिष्क हैं, एक प्रमस्तिष्क है, एक अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क को हम सेरिबैलम बोलते हैं। अब प्री मस्तिष्क बोलिए या प्रमस्तिष्क को हम बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो अनुमस्तिष्क भी है, लेकिन हमारे लिए अगर सबसे बड़ा भाग में फैला हुआ क्षेत्र में करें, तो हम सेरेब्रम को बताएँगे। ठीक है? 80% हिस्सा अगर देखा जाए, तो इसी से घिरा हुआ है। आगे चलेंगे और भी जानकारी देंगे बाद में, क्योंकि वन लाइनर में आपको दे चुके हैं, वन लाइनर आप पढ़िएगा। क्योंकि एमसीक्यू में अगर मैं ज़्यादा समय दूँ, तो और भी समय बर्बाद होगा। चलिए, ये हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट के रूप में देते हैं कि इतना देर में आपको खत्म करना है। 10 से सेकंड, 20 सेकंड, 30 मिनट, जितने क्वेश्चन है जल्दी खत्म हो। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है? तंत्रिका तंत्र को अगर इंग्लिश में याद करना है तो नर्वस, नर्वस होते हैं कि नहीं हम लोग? उसी तरह याद रखिए नर्वस सिस्टम। तो अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो जैसे ही अगर हमको तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना है और तंत्रिका शब्द का पहला अक्षर जो है इंग्लिश में नर्वस है। तो नर्वस है तो न से ही शुरू होगा। लेकिन न से शुरू होगा तो हम बोलेंगे क्या उसे? बता दीजिए। तो हम बोलेंगे तंत्र का विज्ञान बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में बोल देंगे क्या? न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका का इंग्लिश शब्द नर्वस सिस्टम। न से नर्वस और न से न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका विज्ञान। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है कम नींद आने की अवस्था को क्या कहते हैं? जब आपको नींद कम आने लगे, तो उस अवस्था में अगर मेडिकल टर्म में देखें, तो आप क्या कहिएगा? कौन-सी बीमारी कह दीजिएगा आप? तो हम बोलेंगे अनिद्रा की बीमारी हो गई है। अब अनिद्रा बीमारी हो गई है, तो अनिद्रा बीमारी को हम क्या बोलेंगे? स्लीपनेस बोल देंगे। तो स्लीपनेस तो पूछ ही रहा है, तो कौन-सा स्लीपनेस? बताइए।
इंसोमेनिया बोल देंगे। चलिए, आगे चलें? डिसलेक्सिया अलग है। डिसलेक्सिया जो है, हम लोग को अलग बताया जाता है। चलिए, 7वें प्रश्न है, मस्तिष्क का वह कौन-सा भाग है, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का वो कौन-सा भाग है, बताएँगे, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का संतुलन बनाता है? हमारा ब्रेन का बहुत ही कमाल काम है, समझ गए? तो बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है हमारा दिमाग। लेकिन कौन-सा है, बताइए मस्तिष्क का कौन-सा भाग? दिमाग में तो बहुत सारा है। सेरेब्रम है, हिपोथैलेमस हाइपोथैलेमस है ना? थैलेमस है, आपका पोन्स है, ठीक है? तो ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से है कौन? तो 7वां प्रश्न, अंतराली केंद्रक बोला जाता है हिंदी में। अब इसी को इंग्लिश में दे दिया है, तो आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर अंतराली जो केंद्रक क्यों देगा भाई? क्योंकि ये शब्द नहीं देगा, लेकिन इंग्लिश में शब्द देगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, वो आंसर सही होगा। अगर मस्तिष्क का वो भाग है, जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी होते हैं, उसके अगेंस्ट कहिए, उसके विरुद्ध कहिए, शरीर का संतुलन बनाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कौन-सा न्यूक्लियस बोलते हैं? इंटर इंटरस्टिशिया न्यूक्लियस बोलते हैं। इंटरस्टिशिया न्यूक्लियस बोलिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? 8वें प्रश्न की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, सामान्य मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो हम एनसीईआरटी का जो महेश वर्णवाल का पढ़ रहे हैं, वन लाइनर, उसी का एमसीक्यू है। तो हम जानते हैं कि हमारे मानव शरीर का मस्तिष्क भार अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम ज़्यादातर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे हम 1.36 केजी लगा देंगे। कहीं-कहीं क्या होता है, 1.4 केजी दे देता है। तो ये आपको ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। इसमें ऑप्शन में 1.3 केजी है। 1.8 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ना 0.9 ही केजी होगा, ना 1 केजी होगा, 1 केजी से ज़्यादा ही होगा। तो 1 केजी से ज़्यादा जो ऑप्शन दिखेगा वो लगा दीजिएगा। अगर 3.6 से ज़्यादा जो दिखेगा, वो टिक लगा दीजिएगा। 4 तक ही लगाइएगा, ज़्यादा मत चले जाइएगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ 99 प्रश्न का, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। बताएँगे, शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होगा, कंट्रोल होगा? बताइए। मतलब जो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। मेरुरज्जु का नाम सुने हैं? स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताएँगे, कितनी होगी? तो कपाली तंत्रिकाओं की बात करेंगे ना, तो हम बताएँगे 12 जोड़ी होते हैं। तो 12 जोड़ी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, 12 पेयर्स बोलिए, 12 जोड़ी बोल दीजिए, है ना? अब इसी तरह मेरु तंत्रिका को बता दीजिए, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इसका बताइए कुल कितनी संख्या होती है? मतलब कुल संख्या जो है कितनी होती है? तो हम बता देंगे भाई कि 12 जो है कपालिका का होता है। तो हमारा मेरुरज्जु जो है, या मेरु जो है तंत्रिका, उसका कितना होगा? तो 31 जोड़ी होगा, 31 पेयर्स होंगे। क्लियर? पेयर्स माने जोड़ी। ठीक। चलिए 12वां प्रश्न की बात करें। 12वां प्रश्न है कि भूख तथा प्यास बोल सकते हैं, का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो अगर मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, तो अनुभव जो होता है वो कैसे होता है? मस्तिष्क के कौन से भाग से पता चलता है? तो उस मस्तिष्क के भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी बोल सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे भूख और प्यास को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए डिस्लेक्सिया की बात करेंगे, इससे सवाल मैंने पूछा था आपसे। डिस्लेक्सिया बीमारी जो है किस अंग से संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया बीमारी जो है ये हमारे ब्रेन से ही होंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने में दिक्कत करती है। अगर ये खराब हो गया तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन, है ना? चलिए, जिसे हम मस्तिष्क बोलते हैं।
14 प्रश्न की बात करें तो शरीर के सभी अंगों की तुलना में जो है किस अंग को ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो शरीर के सभी अंगों की तुलना में कौन-सा ऐसा अंग है जो ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? बताइए। तो भाई ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको होगी? ब्रेन को ही होगी ना। ज़्यादा काज तो यही करता है चिंतन करने का, मनन करने का, खाना, भूख जो भी लगता है सबका अनुभव कराता है। तो वो है ब्रेन ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि भोजन ग्रहण व पाचन नली की तरंग गति का संचयन जो है या संचालन किस तंत्र द्वारा होता है? तो संचालन जो है किस तंत्र द्वारा होगा जी? बताइए। संचालन किस तंत्र द्वारा होगा? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे परा अनुकंपी तंत्र द्वारा। तो परा अनुकंपी तंत्र क्या होता है बताइए? परा अनुकंपी तंत्र। जैसे अनुकंपी तंत्र होता है ना जी, अनुकंपी तंत्र को ही सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं जिसे एसएनएस बोलते हैं। लेकिन आप बताइए कि पूरा अनुकंपी तंत्र पूछते हैं, बताइएगा? तो अनुकंपी तंत्र तो हम जान गए थे सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इसी में पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र लगा दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। तो ये आपका सही होगा, पीएनएस सही हो जाएगा, क्योंकि ये तरंग गति का संचालन करता है। चलिए 16वें प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है कि कौन-सा तंत्र जो है शरीर के शम समन्वयन का कार्य करता है? तो बताइए कि 16वां क्वेश्चन देख के आपको क्या आया मन में? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 16वां प्रश्न देखकर आपके मन में क्या आया? बताइए। तो हमारे मन में आया कि कौन-सा ऐसा तंत्र है जो शरीर में समन्वयन का कार्य करता है? तो समन्वयन का कार्य करता है, बताइएगा। मतलब कोऑर्डिनेट का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा। तो कौन करता है? कौन-सा ऐसा तंत्र है भाई हमारे शरीर में? तो हमारे पास 2 हैं, एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रवी तंत्र। जिससे हम दोनों को अगर देखें अंतःस्रवी तंत्र को, जो कि स्पेशल हम चैप्टर पढ़ेंगे अंतःस्रवी तंत्र का, एंडोक्रिनल सिस्टम, है ना? एंडोक्रिनल सिस्टम। तो हम यहाँ पे दोनों को टिक लगाएँगे, अंतःस्रवित मतलब नर्वस सिस्टम और हमारा अंतःस्रवी तंत्रिका तंत्र, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो अंतःस्रवित का जैसे तंत्र का स्पेशल चैप्टर चला रहा हूँ, उसी तरह हम तंत्र का जैसे चलाए, उसी तरह अंतःस्रवित का भी चलाऊँगा। चलिए 17वें प्रश्न की बात करें कि जिस रोग में व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता, मतलब जिस रोग में व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि वह कब भोजन रोक देना चाहिए और कब रोक देना चाहिए, ये कौन-सी रोग है? बताइएगा। मतलब ऐसे कंडीशन पे जो रोगी होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि भोजन रोक देना चाहिए, वो खाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस रोग से पीड़ित हैं या कौन-सा रोग है, ये बता सकते हैं? तो वो याद रखिएगा बुलिमिया नामक एक रोग होता है। तो बुलिमिया नामक रोग कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है, जिसे हम नर्वस भी बोलते हैं, नर्वोशा भी बोलते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा। हम हर ढंग से आपको ये याद करवाने के लिए हम बोल देते हैं। चलिए 18वां प्रश्न की बात करें कि जैविक घड़ी शरीर के किस भाग में होता है? तो जैविक घड़ी की अगर बात करें, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, वो मानव शरीर का किस अंग में होगा? तो जैविक जो घड़ी होते हैं, बायोलॉजिकल जो क्लॉक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस ये पता करवाता है कि भाई भूख लग गई है, भाई प्यास लगी है ना? ये सब। चलिए 19वां प्रश्न की बात करें, 19वां प्रश्न है एपिनेफ्रिन। ठीक है। एपिनेफ्रिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो एपिनेफ्रिन जो है किस ग्रंथ से स्रावित होगा? क्या ये सही है? बता सकते हैं, उचित है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो एपिथैलेमस वाला जो सवाल था वो मैंने छोड़ दिया है, छूट गया है। तो पीनियल ग्रंथि था। लेकिन जैसे ही एपिनेफ्रिन की बात होगी ना, तो एपिनेफ्रिन को एड्रेना एंड्रालाइन बोला जाता है। ठीक है? तो एपिनेफ्रिन जो होता है वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है? एड्रेनल ग्लैंड ऑप्शन नंबर सी है। और पिनियल ग्लैंड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एपिथैलेमस आ जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया। हम क्लियर कर दिए इसलिए कि बोलिएगा नहीं कि छोड़ दिए सर।
20वां प्रश्न है, अल्जाइमर रोग जो है, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम बताएँगे भाई अल्जाइमर रोग होता ही है मस्तिष्क से। अल्जाइमर होने के कारण भी बहुत सारा कारण है। आगे तो सबसे बड़ी बात कि ये जो ब्रेन हमारा है, बहुत ही नाज़ुक है। इसे अगर जितना आप मेडिटेशन, पॉज़िटिविटी और जितनी नेगेटिविटी से दूर रखिएगा, उतना ही आपके मन को शांत करेगा और ये सब बीमारियों से दूर रखेगा। अल्जाइमर ऐसा चीज़ है, अगर ज़्यादा तनाव, ज़्यादा टेंशन और बिना मतलब के तनाव लेना, जीवन का जो है सबसे बड़ा बीमारी है ये। इसलिए माइंड को फ्रेश रखना है। दुनिया में उतार-चढ़ाव हर इंसान के घर में आते रहते हैं। जैसे हमारा जीवन, जन्म होना निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु हमारा निश्चित है, ये हम जानते हैं। तो याद रखना है कि मृत्यु तो है ही, उससे पहले जो धरती पे मेरा रोल है, वो निभा के जाना है। बस ये सोच के आप तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अपने लिए तैयारी बहुत रेयर करता है। जो भी करता है अपने परिवार के लिए करता है, अपने माता-पिता के लिए करता है, अपने भाई के लिए करता है। तो मैं कहूँगा कि उतार-चढ़ाव जीवन का शुरुआती दौर ही है और अंत भी हमारा उतार ही चढ़ाव रहता है। चलिए 21 का छोड़ दीजिए 22 का बात करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो 3 भाग में बढ़ता है। 3 भाग में मतलब ऑप्शन नंबर बी में। कौन-कौन? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। सेरिब्रम भी इंपॉर्टेंट है और सेरिबेलम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मैं बात करूँ 23 क्वेश्चन नंबर का, न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन का लंबा भाग, तो याद रखिए सवाल है कि न्यूरॉन का बाहर जो निकला हुआ लंबा भाग है, वो क्या कहलाएगा? बाहर की ओर, अंदर वाली नहीं बात हो रही, बाहर की ओर। तो हम बताएँगे तंत्रिका काच बोलते हैं, एनॉक्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, सॉरी एक्सॉन बोला जाता है, एक्सॉन। अगर 24 की बात करते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर ये है कि तंत्रिका कोशिकाओं के अचतंतु के चारों ओर कौन-सा पदार्थ पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के अचतंतु के चारों ओर कौन-सा पदार्थ पाया जाएगा जी? बताइए। तो हम बताएँगे मेलिन का पदार्थ जो है पाया जाएगा। ठीक है? किसकी पदार्थ पाई जाएगी? मेलिन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो मेलिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि सुई चुभाने पर किस अंग से या किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो हमारा जो कोई अंग है जिसमें सुई चुभाते हैं उसमें दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होता है। तो हमारा दिमाग ही ऐसा है जिसमें सुई चुभाएगा तो आहा! आनंद आता है। अब ज़ोर से भोंक दिया तो भाई वो तो गलत बात है ना। तो उसमें आनंद आता है। तो हार्ट नहीं होगा, ब्रेन होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए, अगर मैं बात करूँ 26वां प्रश्न, जन्म के पश्चात किस अंग में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के पश्चात जब जन्म हो जाती है ना, उसके बाद हमारा मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होता है क्या? बताइए तो? तो देखिए, कोशिका विभाजन की अगर बात करें ना, तो तंत्रिका जो कोशिका होती है, जो नर्वस सिस्टम है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। तो नर्वस सिस्टम अगर आंसर है, तो वो सही होगा। तो नर्वस कौन-सा? ब्रेन नर्वस सिस्टम होगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोशिका विभाजन में, समझ गए? चलिए, अगर मैं बात कर लूँ 27 क्वेश्चन नंबर का कि मस्तिष्क का कौन-सा भाग जो है बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? बता सकते हैं? मतलब इंटेलिजेंस का बात करेगा, मेमोरी का बात करेगा और रीज़निंग का बात करेगा। तो बताइए, दिमाग की बात है, तो वो होता है हमारे पास है, कौन-सा? बता दीजिए। तो मस्तिष्क में बुद्धि, स्मृति और तर्क की बात करेंगे ना, तो सेरिब्रम को याद करेंगे। तो सेरिब्रम यहाँ है, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिबेलम का ज़्यादातर भूमिका होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अगर देखें, सेरिब्रम का होता है। ठीक है? हाइपोथैलेमस क्या है बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर है कि जो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहेंगे? तो हम बताएँगे सिनेप्स कहेंगे। सिनेप्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। और याद रखिएगा कि 29 जो है क्वेश्चन नहीं लाया क्योंकि 28 तक ही नर्वस सिस्टम का जितना सवाल था मैंने पूरा करवा दिया। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा क्योंकि 60 एमसीक्यू का जो सीरीज़ चल रहा है ना, ये कहने का मतलब है कि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आएगा नहीं किसी भी चीज़ का। तो इसमें से जितना हम जैसे नर्वस सिस्टम का 28 ही है,
उत्सर्जन तंत्र का 25 ही था। तो इसी तरह का सवाल मतलब बना रहे हैं कि मतलब इतना क्वेश्चन आ जाए कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इससे घुमा के सवाल कितना भी पूछे तो आएगा इसी से। समझ गए? तो मैंने ये क्लियर करवाया। अब चलते हैं दूसरा जो टॉपिक है वो रक्त परिसंचरण तंत्र चलेंगे। ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा सवाल है।